हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सबको पता है कि सीबीएसई का जो सैंपल पेपर है मैथ्स का वो रिलीज हो चुका है। तो हम लोग आज सीबीएसई का जो टर्म 2 का जो 2022 सेशन के लिए जो मैथ्स का सैंपल पेपर है हम उसको समझेंगे और क्वेश्चन के पैटर्न को भी हम लोग आज समझेंगे। ठीक है, तो चलो 100% कॉन्फिडेंट होना है तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए और पूरा देखिए। ठीक है, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Okay, so I'm Michael Datta. You're watching Mathematics. हम हर सवाल होगा solve. Okay, those who are new to this channel, you subscribe to the channel so that you don't miss out on any new videos. ओके, तो पहले क्वेश्चन को पैटर्न को समझ लेते हैं कि टर्म 2 में सीबीएसई किस पैटर्न का क्वेश्चन हम लोग को देंगे, आप लोग को कैसा बोर्ड में मिलने वाला है। देखिए, ये जो फॉर्मेट सीबीएसई ने अभी यहाँ पे सैंपल पेपर में दिया है, ये कंसिडर करके दिया है कि आपका पेपर जो है वो ऑफलाइन होगा। पर अगर कोविड के सिचुएशन की वजह से अगर ऑफलाइन नहीं हुआ तो फिर से पैटर्न चेंज होके एमसीक्यू में जाने के चांसेस हैं, पर दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो। अभी हम लोग को यही सोच के चलना है कि हमारा एग्जाम ऑफलाइन होगा, तो उस हिसाब से ही ये फॉर्मेट बनाया गया। देखिए, पहले फॉर्मेट को समझते हैं। तो जो पूरा पेपर होगा वो 2 घंटे का होगा, इट विल बी ऑफ 2 आवर्स, और जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 40 मार्क्स का है। ठीक है, तो सीबीएसई ने यहाँ पे पैटर्न को चेंज कर दिया। उन्होंने पहले जैसे कहा था वैसा पैटर्न अभी नहीं रखा है। यहाँ पे नहीं मिक्स टाइप के क्वेश्चंस है, पूरा पेपर ही वो रिटन फॉर्मेट का रखने वाले हैं अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट सिनेरियो। अगर ये ऑफलाइन एग्जाम हुआ तो तभी यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो टाइम अलाउड है यहाँ पे, जो टाइम दिया गया वो 2 घंटा क्यों दिया गया, क्योंकि पूरा पेपर रिटन पेपर है। यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्टिव या एमसीक्यू क्वेश्चंस नहीं होंगे। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पूरे क्वेश्चन पेपर में इट कंसिस्ट ऑफ 14 क्वेश्चन, मतलब 14 क्वेश्चन होंगे जो कि 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। सब क्वेश्चंस कंपलसरी है, हाँ, पर ये बात है कि एक एक सेक्शन में उन्होंने हम लोग को इंटरनल चॉइस दिया हुआ है। ठीक है, अब पहले सेक्शन में आते हैं। तो पहले सेक्शन में बेसिकली हमको टोटल 6 क्वेश्चन करने हैं, एक एक क्वेश्चन 2 मार्क का होगा। ठीक है, और 2 क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी में टोटल 4 क्वेश्चन होंगे, एक एक क्वेश्चन 3 मार्क का होगा, और वहां पे भी आपको सिर्फ एक क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस मिलेगा। ठीक है, और जो लास्ट सेक्शन है जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, वहां पे भी आपको 4 क्वेश्चंस करने, एक एक क्वेश्चन 4 मार्क का होगा, और इंटरनल चॉइस एक क्वेश्चन में आपको मिलेगा। ठीक है, पर हाँ, सेक्शन सी में जो 4 क्वेश्चन होंगे उसमें 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन होगा, और जो लास्ट के 2 क्वेश्चन है वो आपके केस स्टडी क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे अगर पूरे टर्म का जो जिस्ट निकालू पैटर्न का, तो हमें कोई भी एमसीक्यू क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका रिटन पेपर होगा, सिर्फ लास्ट के 2 क्वेश्चन आपके केस स्टडी क्वेश्चंस होंगे बस। ठीक है, तो अभी अब पेपर को देखेंगे और पूरे पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे ताकि आप लोग का, बच्चों का कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ जाए और आप बोर्ड देने से पहले आप प्रिपेयर्ड हो और कॉन्फिडेंट हो। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द पेपर। तो मैं पहले इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेता हूं ताकि आपको क्वेश्चंस क्लियरली दिखे। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, ये सेक्शन ए में है, एक एक क्वेश्चन 2 मार्क का है। देखिए, तो पहले क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ A25 माइनस A15, मतलब 25th टर्म और 15th टर्म का डिफरेंस निकालना है। एपी हम लोग को दिया है, बिल्कुल आसान है। ठीक है, तो अगर एपी दिया हो तो हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है कि मेरा जो पहला टर्म है ए वो है 6, और कॉमन डिफरेंस कितना दिख रहा है 9 - 6, मतलब हो गया मेरा 3। ठीक है, अब मेरे को क्योंकि A25 माइनस A15 निकालना है, तो मैं पहले से A25 अलग से और A15 अलग से निकाल के डिफरेंस नहीं करूंगा, उसमें मेहनत ज्यादा है। तो यहाँ पे हम लोग शॉर्टकट करेंगे। क्या करेंगे, पहले फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो A25 क्या होना चाहिए फॉर्मूला के हिसाब से, इट्स A प्लस n-1 इंटू डी, मतलब 25 - 1 कितना हो जाएगा 24, मतलब ये होगा A प्लस 24D, और A15 का उसी तरीके से आपका कितना हो जाएगा A प्लस 14D। अब कुछ नहीं, बस ब्रैकेट्स को हटाइए, तो आपका a माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, मतलब a टर्म आपका कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 24D माइनस 14D। तो 24D माइनस 14D आपका कितना होगा 10D। ठीक है, अब सिंपल हो गया कैलकुलेशन, d का आपका वैल्यू पहले से पता है 3, तो मतलब आपका ये डिफरेंस होगा वो होगा 30। तो पहला जो क्वेश्चन का आंसर है वो आपका होगा 30।
पर ये रिटन एग्जाम है तो आपको सब कुछ कैलकुलेशन क्लियरली दिखाना है, ठीक है। पर हम लोग ये वाला अप्रोच आपका सिंपल है, कैलकुलेशन कम है, आप अगर इंडिविजुअल निकालेंगे तो आपको ज्यादा मेहनत है, ठीक है। ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल आसान है। बाकी चलते हैं और वाले क्वेश्चन में। तो और वाले क्वेश्चन में हमको क्या बोला है कि इफ सेवन टाइम्स द सेवेंथ टर्म, मतलब 7a7 is equal to 5 times the fifth term, मतलब 5 into a5, ठीक है। तो आप 12th टर्म का जो है वैल्यू निकालिए, ठीक है। ये भी सेम अप्रोच में जाएंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला यूज करता हूं तो आपको क्या मिलेगा, 7 इंटू a7 का मतलब क्या होगा, a प्लस 6d हो जाएगा, ठीक है। और राइट साइड में आप आइए यहाँ पे, तो a5 मतलब हो जाएगा a प्लस 4d, ठीक है। अब बस सिंप्लीफाई करना है, तो हो जाएगा 7a प्लस 42d, और राइट साइड में आपका हो जाएगा 5a प्लस 20d, ठीक है। आप एक साइड में लेके आइए तो हो जाएगा आपका 7a माइनस 5a 2a, 42d माइनस 20 आपको हो जाएगा क्या, 22d इक्वल टू 0। तो ये हो गया रिलेशन। देखिए यहाँ से 2 कॉमन जा रहा है, या फिर आप डिवाइड कीजिए 2 से, एक ही बात है। तो ये हो जाएगा a प्लस 11d इक्वल टू 0, ठीक है। आपको क्या पूछ रहा है, a12 का मतलब क्या होता है, a प्लस 11d, मतलब यही है। तो क्या हो जाएगा वैल्यू 0, ठीक है। तो मतलब आपका यहाँ पे 12th जो टर्म है वो आपका क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन था, दोनों पार्ट और पार्ट के बिल्कुल आसान थे, तो समझ में आ गया। तो चले आगे, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज टू इक्वल रूट्स, ठीक है। देखिए आपको और एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं, ये जो क्वेश्चन है ये तो मैंने सीबीएसई का जो वेबसाइट है वहीं पे रिलीज हुआ, तो आप सबको मिल जाएगा वहीं पे ये क्वेश्चन, ठीक है। अब सीबीएसई ने क्वेश्चन पेपर के साथ मार्किंग स्कीम भी वहां पे दिया हुआ है, तो आप चाहे तो आप लोग देख सकते हो मार्किंग स्कीम भी, ठीक है। पर ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है दूसरा वाला, ये वाला क्वेश्चन एक्चुअली यहाँ पे जो दिया वो गलत है। क्यों गलत, मतलब क्वेश्चन गलत टेक्निकली उस हिसाब से नहीं, पर उन्होंने जो सोल्यूशन, मैं पहले से आप लोगों के लिए बता देता हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो मार्किंग स्कीम देख के। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 के लिए यहाँ पे जो इक्वेशन उन लोग ने दिया है और मार्किंग स्कीम में जो सोल्यूशन किया है वो दोनों अलग है। मतलब यहाँ पे इक्वेशन एक दिया हुआ है और सोल्यूशन उन्होंने किया है और एक इक्वेशन के लिए, मतलब इक्वेशन एक ही है, सिर्फ एक कांस्टेंट का फर्क है। यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, पर मार्किंग स्कीम में उन्होंने जैसे सॉल्व किया है तो वहां पे उन्होंने कांस्टेंट टर्म लिया है 9, ठीक है, पर क्वेश्चन में वो है नहीं। तो मैं जो सोल्यूशन यहाँ पे क्वेश्चन 2 का दिखा रहा हूं वो इस गिवन क्वेश्चन के लिए दिखा रहा हूं, ठीक है। तो इसलिए अभी जो मैं आंसर हमारा निकलेगा वो मार्किंग स्कीम वाले आंसर से नहीं मैच करेगा, क्योंकि वहां पे उन्होंने सोल्यूशन के नाम पे दूसरा इक्वेशन दिया, वो आप लोग देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे जो उन्होंने फॉर्म दिया है कि mx into 5x minus 6 equal to 0, इसको अगर मैं इवेल्युएट करूं तो क्या हो जाएगा मेरा इक्वेशन। मेरा इक्वेशन होना चाहिए 5mx स्क्वायर माइनस 6mx इक्वल टू 0। सिर्फ 2 ही टर्म्स दिए हुए हैं, ठीक है। पर देखिएगा सोल्यूशन जब किया हुआ है, मतलब मार्किंग स्कीम जो है इनका, उसमें देखिएगा 3 टर्म है, एक कांस्टेंट भी इंट्रोड्यूस किया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग इसी के हिसाब से सॉल्व करते हैं। तो मतलब मेरा पहला टर्म a हो गया 5m, दूसरा टर्म हो गया माइनस 6m, ठीक है। और क्या बोल रहा है, इसके इक्वल रूट्स है, तो हमको पता है। अच्छा यहाँ पे अगर कांस्टेंट नहीं है तो इसका मतलब c हो गया मेरा 0। तो अगर मैं इक्वल रूट्स का, हम लोग को पता ही क्या होता है कंडीशन, b स्क्वायर इक्वल टू 4ac, सो वो अप्लाई करते हैं। तो अगर b का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 36m स्क्वायर, और राइट साइड में 4 into 5m into c, क्योंकि यहाँ पे c 0 है तो ये 0 हो जाएगा। तो मतलब मेरा m स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा फिर 0, मतलब m भी 0 हो जाएगा। पर यहाँ पे इसीलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि कांस्टेंट टर्म नहीं है। पर सोल्यूशन में देखिएगा उन्होंने एक 9 एक कांस्टेंट उन्होंने यहाँ पे लिया है, और उस हिसाब से फिर उन लोग का m का, क्योंकि वहां पे फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। जब हम ये वाला कंडीशन अप्लाई करेंगे तो m के 2 वैल्यूज उन लोग को मिलेंगे, वहां से उन लोग ने m के वैल्यूज को इंटरप्रेट किया। पर इसके हिसाब से आंसर मेरा 0 होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है बच्चों, चले आगे तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि ये जो फिगर हम लोग को दिया हुआ है, तो देखिए OP दिया हुआ है 2r, OA दिया हुआ है r, ठीक है। हम लोग को निकालना है APB, मतलब ये वाला एंगल, ठीक है।
देखिए एपीबी डायरेक्टली हम लोग इस इंफॉर्मेशन से नहीं निकाल सकते, हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग को पहले निकालना होगा ये वाला एंगल, मतलब ओपीए, ठीक है, तो निकालेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो कंडीशन दिया है, एपी एक टेंजेंट है तो रेडियस के साथ 90 डिग्री बनाएगा, पहला बात तो हम लोग पहले ये बोलेंगे कि एंगल पीएओ इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। देखिए मार्किंग स्कीम जो उनका है वहां पे वो टू द पॉइंट आंसर्स वहां पे दिए हुए हैं, पूरा रिटर्न वो किया हुआ नहीं है, तो आप लोग ये मत सोचना कि मैं वहीं पे अगर बस एक दो लाइन लिख दूंगा तो मेरे को पूरा मार्क्स मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं, आपको पूरा रिटर्न वर्क दिखाना है, ये रिटर्न एग्जाम है, ये ध्यान में रखिए, ठीक है। तो पीओ हो गया 90 डिग्री, आपको यहाँ पे रीजन देना है एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस, ठीक है। ज्यादा बड़ा लिखने का जरूरत नहीं है, पर कन्विंस कीजिए एग्जामिनर को कि आपको कंसेप्ट पता है, तो जितना चाहिए टू द पॉइंट उतना तो लिखना ही है, ठीक है। तो देखिए ये 90 हो गया, इसका मतलब है यहाँ पे अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकता हूँ कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल में मतलब इन ट्रायंगल पीएओ, तो अगर मेरे को ये वाला एंगल चाहिए, मान लीजिए इसको मैं थीटा पकड़ लेता हूँ, ठीक है। ओके, तो इस ट्रायंगल पीओ में हम लोग क्या करेंगे, देखिए हमको क्या क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है परपेंडिकुलर, हमको दिया है हाइपोटेन्यूज, तो कौन सा रेशियो यूज करेंगे, साइन करेंगे यूज। सो साइन थीटा मेरा क्या हो जाएगा, साइन थीटा मेरा हो जाएगा r/2r, मतलब ये हो जाएगा हाफ, क्योंकि r कैंसिल होगा। तो कौन से एंगल का साइन हाफ होता है, 30 का, ठीक है, मतलब थीटा मेरा कितना हो गया 30। अब देखिए, अब ये जो मेरा एपीबी एंगल है ये ओपीए का ट्वाइस होगा, ठीक है, पर ये हम डायरेक्टली बस ये बोल के नहीं निकल सकते, हमको ये प्रूफ करना है कि क्यों ये इक्वल है, आपको लॉजिकली बताना होगा, फिर आप यूज कर सकते हैं। देखिए अगर मैं ये जो दो ट्रायंगल है, मतलब इन ट्रायंगल ओएपी और ट्रायंगल ओपीबी, इन दोनों में अगर कॉन्ग्रुएंसी करूं तो इजीली होगा, क्योंकि पीए इक्वल टू पीबी होगा, टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, आपको रीजन वहां पे लिखना है। उसके बाद ओए इक्वल टू ओबी होगा, क्योंकि एक ही सर्कल का रेडियस है, दोनों रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, और ओपी आपका हो जाएगा कॉमन साइड, मतलब एस 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 से तीनों हो जाएगा, मतलब ये दोनों ट्रायंगल हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। और क्योंकि कॉन्ग्रुएंट होगा तो आप बिल्कुल बोल सकते हैं कि ये दो जो एंगल है, मतलब ओपीए और एंगल ओपीबी, ये दो जो होंगे वो इक्वल होंगे, तो इसका मतलब एपीबी क्या हो गया आपका, एपीबी आपका होगा ओपीए का ट्वाइस, मतलब होगा ट्वाइस ऑफ 30, तो आंसर हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। तो मतलब ये आपका जो एपीबी का एंगल है वो आपका हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे पूछ रहा है कि विथ व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज एपीबी, ठीक है। अब देखिए अगर ये मेरा 60 हो गया, अब ये दोनों तो मुझे पहले से ही पता है कि ये दोनों बाकी जो दो एंगल्स है ये तो पहले से इक्वल ही होंगे, क्योंकि पी और पी भी इक्वल है, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, तो उसके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो इसका मतलब होगा अगर ये 60 है और ये दोनों भी अगर इक्वल है तो ये भी 60-60 होंगे, मतलब सारे 60 होंगे, और ये सारे 60 है, इसका मतलब क्या हो गया, ये कौन सा ट्रायंगल हो गया, फिर इक्विलैटरल हो गया, ठीक है। अच्छा, पर एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर यही क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता या 4 मार्क्स का होता तो हम ये पूरा कैलकुलेशन दिखाते हैं, पर यहाँ सिर्फ 2 मार्क का क्वेश्चन है, जिसमें से 1 मार्क तो सिर्फ ये टाइप ऑफ ट्रायंगल बोलने के लिए ही जाएगा, मतलब इक्विलैटरल बोलने के लिए आपको मिल जाएगा, तो बाकी यहाँ पे बाकी का क्वेश्चन पूरा 1 मार्क का, तो मुझे यहाँ पे उतना डिटेल नहीं बताना है, तो आप यहाँ पे 30 डिग्री बोलने के बाद आप डायरेक्टली बोल सकते हैं एपीबी इज ट्वाइस ऑफ दिस एंड देन 60, कॉन्ग्रुएंसी दिखाने का जरूरत नहीं, क्योंकि यह छोटे क्वेश्चन का मार्क्स है, ठीक है। तो अगर ये बड़े मार्क्स का क्वेश्चन होता तब हम पूरा कैलकुलेशन दिखाते, ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल क्लियर। चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, the CSA of a right circular cone is 12320, CSA, ठीक है, CSA का क्या फॉर्मूला होता है कोन का, पाई आर एल दिया हुआ है 12320, रेडियस हम लोग को दिया हुआ है 56, हम लोग को निकालना है हाइट, ठीक है, निकालते हैं, चलिए। तो पाई जो है वहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे 22/7, रेडियस दिया हुआ है 56, ठीक है, तो एल मेरा इस रिलेशन से इजीली निकल जाएगा, कैंसिल करते हैं 7 के साथ 56 को, क्या हो जाएगा 8 टाइम्स, ठीक है, तो एल मेरा हो जाएगा 12320 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 22। चलिए मैं कैलकुलेशन आपको बता ही देता हूँ, ये दोनों 11 से कैंसिल होंगे, पहले 22 से डायरेक्ट कैंसिल होगा, पर उतना अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप 11 से पहले कर सकते हैं, 2 टाइम्स, ये हो गया 1 टाइम, देन फिर उससे 1 टाइम, 2 टाइम्स एंड देन 0, फिर कैंसिल कीजिए तो आपका कितना आ जाएगा, फिर आपका हो जाएगा 560, और 8 इसको कैंसिल करेगा 70 टाइम्स,
मतलब आपका क्या हो गया, एल कितना हो गया, एल हो गया 70। अब एल मेरे को पता है, आर मेरे को पता है, तो हाइट आराम से निकलेगा। तो क्या रिलेशन होता है, एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, राइट। तो एल स्क्वायर कितना है 70 स्क्वायर, आर को इस साइड में लेके आइए, मतलब ये हो जाएगा 56 स्क्वायर, और ये हो गया एच स्क्वायर। अब देखिए 70 स्क्वायर 4900 हम डायरेक्टली बोल सकते, 56 स्क्वायर आपको कैलकुलेट करना होगा, आपको याद तो होगा नहीं, और फिर उसके बाद फिर आपको उसका स्क्वायर रूट भी करना है, तो काफी टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन है। तो इसको हम शॉर्टकट से क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, मतलब a प्लस बी, तो 70 प्लस 56 कितना हो जाएगा 126, और a माइनस बी आपका होगा 70 माइनस 56 मतलब 26, ठीक है। और h का वैल्यू क्या हो जाएगा फिर, इस पूरे का स्क्वायर रूट, करेक्ट। अच्छा सॉरी, यहाँ पे 26 नहीं, 70 माइनस 56 मतलब ये 14 होना चाहिए। चलिए तो ये आ गया मेरा, तो इसके मैं बस क्या करूंगा, यहाँ पे बस स्प्लिट करूंगा, तो 14 को तो मैं 2 into 7 लिख सकता हूँ। 126 को थोड़ा सा आप अगर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, देखिए 126 को 2 से अगर डिवाइड करें तो होता है 63, और ये तो फिर 7 into 9 है, ठीक है। तो मतलब हो गया 2 into 7 into 9, 9 को मैंने स्प्लिट और फर्दर इसलिए नहीं किया क्योंकि वो पहले से स्क्वायर टर्म है, तो 9 तो स्क्वायर टर्म है, चलिए हो गया। 7 का पेयर बना, 2 का पेयर बना, तो h क्या होगा फिर, एक 2 बाहर आया, एक 7 बाहर आया, और 9 के लिए 3 बाहर आएगा, ठीक है। तो 3 into 6, 3 into 2 हो गया 6, 6 into 7 हो गया आपका 42, मतलब मेरा हाइट कितना होगा फिर 42 सेंटीमीटर्स। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। ये हम ऐसे पूरा कैलकुलेशन दिखाएंगे, ठीक है। मेहनत तो है, पर अगर क्योंकि 2 मार्क का क्वेश्चन है इसलिए अगर ये वाला शॉर्टकट यूज करें तो आपका थोड़ा कैलकुलेशन इजी होगा, नहीं तो आप फिर पूरा कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, पर अगर आपके लिए वो आसान पड़ता है तो आप वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले 4 क्वेश्चंस, पहले जो 4 क्वेश्चन है क्लियर है, तो चलिए अब आगे चलते हैं। थोड़ा सा मैं क्वेश्चंस को आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे करता हूँ, फिर आसानी से हम लोग को सारे क्वेश्चंस दिखेंगे फिर। चलिए तो हमको फिर अभी कहां से स्टार्ट करना है, 5 से, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग को क्या बोला गया है कि यहाँ पे एक मेरे को इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो कुछ मार्क्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पे ये बोला गया है कि जो मॉडल मार्क्स है वो है 45, मतलब मोड दिया हुआ है 45, सिंपल अगर मैं इजी लैंग्वेज में बोलूं तो मोड दिया हुआ है 45, ठीक है। अच्छा और यहाँ पे क्या है, मतलब एक फ्रीक्वेंसी का वैल्यू नहीं दिया है, हमको ये निकालना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अगर मेरा ये वाला फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, और देखिए यहाँ पे क्योंकि बोला हुआ है मोड 45, तो 45 कौन से रेंज में आएगा, इस वाले क्लास इंटरवल में आएगा, तो ये मेरा मॉडल क्लास हो गया, ठीक है ना। तो मॉडल क्लास अगर मेरे को पता चल गया तो बाकी और बहुत ज्यादा मेहनत तो इसमें है नहीं। मोड का क्या फॉर्मूला होता है ग्रुप डेटा के लिए, होता है L प्लस H इंटू F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई ट्वाइस F1 माइनस F0 माइनस F2, जो कि दिया हुआ है 40। अब मैं आपको याद दिलाता हूँ कि इसमें से ये जो टर्म्स है वो क्या क्या है। पहला क्या आता है एल, एल क्या होता है मॉडल क्लास का लोअर लिमिट, तो यहाँ पे मॉडल क्लास का लोअर लिमिट कितना दिख रहा है 40, सब्स्टिट्यूट कीजिए, प्लस एच क्या होता है स्टेप लेंथ, तो यहाँ पे क्लास इंटरवल का गैप कितना है 20, मतलब एच हो गया 20 इनटू, अच्छा एफ, अच्छा ये मैं तीनों आपको बता देता हूँ। F0 होता है मॉडल क्लास के प्रीसीडिंग क्लास का फ्रीक्वेंसी, F1 होता है मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी, F2 होता है मॉडल क्लास के सक्सीडिंग क्लास का फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो यहाँ पे F1 मतलब मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना है हमको निकालना है, हमको नहीं पता तो उसको F1 ही रखेंगे, माइनस F0, F0 होता है मॉडल क्लास के प्रीसीडिंग क्लास, मतलब उसके पहले वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है 10, सो सब्स्टिट्यूट करते हैं 10, ठीक है। अच्छा F1 तो पता है नहीं, अच्छा यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूं ताकि आप लोग को इजीली दिखे, ठीक है। तो यहाँ पे F0 10 है, F2 कितना है, F2 होता है मॉडल क्लास के सक्सीडिंग क्लास, मतलब उसके बाद वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी, कितना दिया हुआ है 6, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे 6, ठीक है। ये पूरा हो गया आपका 45, तो 40 को पहले उस साइड में लेके आप सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो कितना हो जाएगा राइट साइड में 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा 20 इंटू F1 माइनस 10 डिवाइडेड बाई ट्वाइस F1 माइनस 16,
ठीक है, तो यहाँ पे 5 और 20 कैंसिल होगा 4 टाइम्स, ठीक है, तो अब बस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ये उस साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे 4 के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4f1 माइनस 40, और ये जो 2f1 माइनस 16 है उस साइड में जाके क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, बस साइड्स चेंज कीजिए, तो यहाँ पे जो 2f1 इज इक्वल टू 40 माइनस 16 मतलब ये हो जाएगा आपका 24, तो मेरा f1 कितना आ जाएगा फिर 12, भाई ये जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी हम लोग का यहाँ पे था वो हो जाएगा मेरा 12, ठीक है, ओके। बस कैलकुलेशन आप लोग को ध्यान से करना है कि यहाँ पे कोई भी अगर छोटा भी गलती हो गया कैलकुलेशन में तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप लोग आराम से करेंगे इतना मेरे को पता है, पर थोड़ा सा कैलकुलेशन जब करें थोड़ा सा ध्यान रखिए, ठीक है। नेक्स्ट अभी कहां चलेंगे, क्वेश्चन 6 में, ये सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए, बोल रहा है इफ रीतु वेर यंगर बाय 5 years, मतलब अगर रीतु 5 साल छोटी होती, अगर होती, then what she really is now, then the square of the age would have been 11 more than 5 times the present age. present age पूछ रहा है, तो पहले ही हम लोग क्या करेंगे, present age को assume कर लेंगे, चलिए assume करते हैं x, तो अगर वो 5 साल छोटी होती तो कितना होता एज फिर x minus 5, ठीक है, द स्क्वायर ऑफ हर एज, तो इसका स्क्वायर कितना होगा 11 मोर देन, मतलब 11 प्लस 5 टाइम्स ऑफ प्रेजेंटेज, तो अगर उसका प्रेजेंटेज x है तो 5 टाइम्स ऑफ प्रेजेंटेज क्या होगा 5x, मतलब ये मेरा हो गया इक्वेशन, ठीक है, बाकी हमको बस सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर को स्प्लिट करेंगे तो a माइनस बी होल स्क्वायर में स्प्लिट कीजिए, तो आपका ये होना चाहिए राइट साइड में जो भी है उसको आप पूरा लेफ्ट में लेके आइए, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 14 इक्वल टू 0, सिंपल इक्वेशन है, इसको आप मिडिल टर्म कीजिए तो क्या हो जाएगा 15 को मैं माइनस एक्स मतलब -1 माइनस 14 के हिसाब से ब्रेक कर सकता हूँ, इजीली हो जाएगा मिडिल टर्म, यहाँ पे फिर हम लोग करेंगे इसको फैक्टराइज, तो हो जाएगा x माइनस 1 माइनस 14 को लीजिए हो जाएगा x माइनस 1, तो दो फैक्टर क्या क्या आएंगे x माइनस 1 और x माइनस 14, तो x के दो पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या होंगे फिर 1 और 14, पर 1 में एक दिक्कत है, अगर 1 प्रेजेंट एज हुआ तो 5 साल पहले तो फिर उसका एज नेगेटिव में चला जाएगा, वो तो पॉसिबल है नहीं, तो ये जो 1 वाला वैल्यू वाला जो केस है इसको हम लोग करेंगे रिजेक्ट, तो हम लोग कौन सा लेंगे फिर 14 को, मतलब रीतु का जो प्रेजेंटेज है वो होगा 14 years, ओके क्लियर। चलिए अभी और वाले पार्ट में चलते हैं, तो यहाँ पे ये दिया हुआ है हम लोग को x के लिए सॉल्व करना है, ठीक है, देखिए यहाँ पे ज्यादा कुछ सोचिए मत, जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं अननोन वेरिएबल्स दिया हुआ है इस टाइप फॉर्म में दिया हुआ है, आप डायरेक्टली फॉर्मूला मतलब डिस्क्रिमिनेंट मेथड यूज कीजिए, ठीक है, तो डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कीजिए, तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या है 9, b का वैल्यू क्या है -6p और c का वैल्यू हो गया मेरा p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, तो डायरेक्टली अभी फॉर्मूला को यूज करेंगे, क्या होगा x इक्वल टू -b मतलब हो जाएगा 6p प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर, मतलब 6p का स्क्वायर होगा मेरा 36p स्क्वायर माइनस 4ac, a है मेरा 9 और c मेरा है p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 2a मतलब 2 into 9, तो ये कितना होगा मेरा फिर 6p प्लस माइनस ये तो हो गया 36p स्क्वायर माइनस, देखिए 4 into 9 होता है 36, उसके साथ p स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 36p स्क्वायर होगा, और -36 के साथ माइनस q स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो ये हो जाएगा प्लस 36q स्क्वायर, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 2 into 9 हमको पता ही है होता है 18, तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा फिर ब्रैकेट के अंदर देखिए ये दोनों तो हो जाएंगे कैंसिल, 36q स्क्वायर का स्क्वायर रूट इजीली निकल जाएगा बाहर, कितना हो जाएगा फिर 6q, ठीक है, देखिए बहुत ही आसान फॉर्म में आ रहा है, अब यहाँ से 6 को लीजिए कॉमन तो हो जाएगा p प्लस माइनस q बाई 18, अब 6 और 18 तो कैंसिल हो जाएंगे 3 टाइम्स, मतलब यहाँ पे दो वैल्यू क्या क्या होंगे फिर p प्लस q बाई 3 और p माइनस q बाई 3, तो ये आपका हो गया x का दो पॉसिबल वैल्यूज, ये आपका सोल्यूशन हो गया, ठीक है, मतलब सेक्शन ए जो मेरा है वो मेरा हो गया है कंप्लीट, ठीक है। चलिए तो अभी नेक्स्ट हम लोग चलेंगे सेक्शन बी में, तो थोड़ा सा मैं इसको स्क्रॉल डाउन कर लेता हूं ताकि हम लोग को आसानी से दिखे सारे क्वेश्चंस, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे 4 ही क्वेश्चंस करने हैं, तो पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से, तो यहाँ पे देखिए हम लोग को मीडियन पूछा है और फिर हम लोग इस डेटा के लिए मीडियन निकालना है उसको इंटरप्रेट करना है,
ठीक है। तो देखिए मीडियन यहाँ पे ये ग्रुप डेटा है, तो मीडियन निकालने का जो मेथड है हम लोग यूज करेंगे, तो हम लोग पहले CF टेबल बनाना होगा, ठीक है। तो क्लास इंटरवल जो भी है पहले लिखते हैं 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 5, ठीक है। ओके, अच्छा फ्रीक्वेंसीज क्या क्या है? फ्रीक्वेंसीज है मेरा 40, 80, 62, 38 और 30, ठीक है। और हम लोग का जो CF होगा वो हम लोग निकालेंगे, तो पहला तो वही रहेगा। नेक्स्ट वाला क्या होगा? 80 के साथ ऐड करेंगे 120, फिर 62 के साथ ऐड करेंगे तो हो जाएगा 182, फिर 38 से ऐड करेंगे तो हम लोग का ये कितना हो जाएगा? फिर ये हो जाएगा 220, फिर 30 से ऐड करेंगे तो हो जाएगा 250। तो मतलब मेरे n का वैल्यू कितना होगा? लास्ट वाला जो CF होता है वही टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होता है, मतलब n। तो क्या करेंगे हम लोग? मीडियन मतलब मिडिल मोस्ट वैल्यू, तो n तो पूरा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो n/2 जो होगा वही लोकेशन होगा मिडिल मोस्ट टर्म का। तो n/2 का वैल्यू कितना होगा? 250 डिवाइडेड बाय 2, मतलब कितना हो जाएगा? 125, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग देखेंगे 125 के जस्ट बाद वाला CF कौन सा है? कौन सा है? 182। तो मतलब मेरा मीडियन क्लास क्या हो गया? 223, ठीक है। मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है ग्रुप डेटा के लिए? L प्लस n/2 माइनस कैपिटल F होल डिवाइडेड बाय स्मॉल f इंटू h। फिर से याद दिला देता हूं आप लोग को ये क्या क्या चीज है। L होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास 2 to 3 है, मतलब लोअर लिमिट क्या हुआ फिर? 2 प्लस n/2 तो पहले से निकाला हुआ है 125। कैपिटल F होता है मीडियन क्लास के प्रीसीडिंग क्लास का CF। तो मीडियन क्लास का प्रीसीडिंग क्लास ना, उसके पहले वाला क्लास हो गया 1 to 2 और उसका CF कितना है? 120, मतलब ये हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाय स्मॉल f। स्मॉल f मतलब मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी। मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना है? 62 इंटू h। h मतलब स्टेप लेंथ, गैप ऑफ द क्लास इंटरवल कितना है? 1, तो ये हो जाएगा 1, तो हो जाएगा 2 प्लस 5/62। अच्छा, हमेशा जब भी मीडियन आपका इस फॉर्म में आ रहा है कभी भी आप LCM मत करने जाइए। जो पहला होल वैल्यू है उसको होल ही रहने दीजिए। यहाँ पे जो फ्रैक्शन है उसको आप डिवाइड करके डेसिमल में लाइए, तो यहाँ पे 5/62 आपका हो जाएगा। अगर मैं सेकंड डेसिमल प्लेस तक लूं तो 0.08, तो ऐड करेंगे तो आंसर हो जाएगा 2.08। और ये यूनिट यहाँ पे शायद से यूनिट तो नहीं था, मतलब 2.08 है, तो 2.08 ही हम लोग का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, सिंपल है। चलिए, और अगर मैं इंटरप्रेट करूं मीडियन तो बेसिकली यहाँ पे 2.8 मतलब ऑलमोस्ट हाफ से ज्यादा होता है मिडिल मोस्ट वैल्यू यहाँ पे जो है। तो मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है उन्होंने जो डिस्टेंस वहां पे जंप किया है, तो मैक्सिमम मतलब 50% से ज्यादा स्टूडेंट ने जंप जो किया है वो है इस रेंज में, ठीक है। ये आप इंटरप्रेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग अभी चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में। क्या बोल रहा है कि कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर व्हिच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट 60 डिग्री। पहले तो मैं इसका कंसेप्ट समझाता हूं, और कंस्ट्रक्शन भी पूरा तो मैं करके नहीं दिखा रहा, पर आपको आइडिया दे दूंगा, आप लोग को पता चल जाएगा कि क्या करना है। सिंपल है वैसे। देखिए, अगर मान लीजिए ये अगर मेरा सर्कल है, ठीक है, और अगर मान लीजिए ये मेरे दो टेंजेंट्स हैं, ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि इन दोनों के बीच में जो एंगल है ये होना चाहिए 60, ठीक है। तो अगर ये 60 है, तो अगर ये मान लीजिए मेरा सेंटर है, अब ये तो हम लोग को पता ही है कि ये भी 90 होता है, ये भी 90 होता है, तो फिर ये वाला एंगल क्या होना चाहिए? 120, ठीक है। अब कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे? देखिए, पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। कंस्ट्रक्शन मतलब सब कुछ एग्जैक्ट होना चाहिए, आप लोग को पता है। तो पहले आप लोग एक 4 सेंटीमीटर लेके आप पहले एक सर्कल बनाएंगे, ठीक है, वो तो आप लोग इजीली कर ही सकते हैं। और वहां पे जो भी सेंटर होगा उसको मार्क कर दीजिए, मान लीजिए O मार्क कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए, आपको पता है कि यहाँ पे जब भी मैं टेंजेंट्स बनाऊंगा तो 2 पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट हमको मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें से एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आप मार्क कर लीजिए कहीं पे भी, मान लीजिए यहाँ पे हम लोग मार्क कर लेते हैं, ठीक है, नाम दे देते हैं P। तो इन दोनों को फिर क्या करेंगे, आप लोग ज्वाइन कर देंगे स्केल से, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेडियस, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इस रेडियस मतलब ओपी लाइन पे आपको देखिए ये वाला एंगल 120 है, तो 120 तो आप इजीली कंस्ट्रक्ट कर ही सकते हैं।
जैसे कंपास में एक छोटा सा डिस्टेंस लेके आप पहले यहाँ से एक आर्क बनाएंगे, सेम मेजरमेंट रख के फिर आपको कंपास के पॉइंटर को यहाँ पे लाना है और फिर उसी मेजरमेंट से उसी आर्क पे दोबारा आपको एक कट बनाना है। ये आपका 60 वाला कट होता है। फिर इस पॉइंट पे जाके आपको फिर दोबारा उसी मेजरमेंट से और एक कट बनाना है, ये आपका 120 डिग्री वाला कट है। ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से आप सेंटर को बस जोड़ दीजिएगा ऐसे करके और एक्सटेंड कीजिएगा। ठीक है, जैसे आप एक्सटेंड करेंगे तो ये सर्कल को, ये लाइन एक पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट करेगा, ये वाला, यही आपका है दूसरे वाले टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इसको आप मान लीजिए क्यू नाम दे देते हैं। ठीक है, तो ये आपका 120 डिग्री एंगल हो गया, मतलब ये वाला एंगल आपका बन चुका है। बाकी अब टेंजेंट्स लाने के लिए क्या करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको पता है कि ये भी 90 है, ये भी 90 है, 90 आप सबको कंसिडर करना आता है। ठीक है, तो ओपी जो लाइन है, मतलब पी पॉइंट पे आप 90 कंसिडर कीजिए। तो 90 कंसिडर करेंगे तो आपको ऐसा एक लाइन आएगा। ठीक है, उसी तरीके से ओक्यू लाइन के ऊपर क्यू पॉइंट पे आप एक 90 कंसिडर कीजिए तो वो कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, आप लोग फिर प्रोटेक्टर से चेक करिएगा कि ये दोनों जहां पे टच करता है, इसको आप कोई भी नाम दे दीजिए, मान लीजिए आर मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग प्रोटेक्टर से चेक कीजिएगा, ये देखिएगा ये वाला जो एंगल है ऑटोमेटिकली 60 होगा ही। ठीक है, अगर ये 60 बन गया इसका मतलब आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट है। तो आपने दो टेंजेंट्स कंस्ट्रक्ट कर लिए और कंक्लूड कीजिएगा वहां पे कि आर क्यू और आरपी जो है वही है दो टेंजेंट्स व्हिच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट 60 डिग्री। तो यही आपका काम है, यही आपको पूरा कंस्ट्रक्शन यही करना है। ओके, ठीक है, ओके, चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। देखिए 9 वाला क्वेश्चन मीन का है। अब देखिए यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन देखिए, तो स्टैटिस्टिक्स जो चैप्टर है वहां से 3 क्वेश्चन इन्होंने कवर किया है। मीन भी दिया है, मीडियन भी दिया हुआ है, मोड भी दिया हुआ है। तो सोच सकते हैं, तो अब एक्सपेक्ट कीजिए तो आपको भी बोर्ड में जो पेपर मिलेगा उसमें आपको स्टैट से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो स्टैट को बहुत अच्छे से कीजिए। 3 क्वेश्चन मतलब काफी मार्क्स आपका यहाँ पे कवर हो रहा है। ठीक है, 3, 2 और 1 मतलब 6 मार्क तो यहाँ पे आ ही रहा है आपका। तो 40 मार्क क्वेश्चन में 6 मार्क मतलब 10% से ऊपर है, काफी ज्यादा बोल सकते हैं एक ही चैप्टर से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को अभी पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग को निकालना है मीन। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, ग्रुप डेटा है। तो पहले हम लोग तो एक टेबल यहाँ पे पहले बनाएंगे। पहले जो क्लास इंटरवल्स है वो लिख लेते हैं। क्या क्या है, 0 से 40, 40 से 80, फिर हो गया आपका 80 से 120, 120 से आपका हो गया 160 और 160 से आपका हो गया 200। ठीक है, ओके, अच्छा अभी आपको क्या करना है, मिड वैल्यू निकालिए सबका। 20, 60, 100, 140 और 180। ठीक है, आप फ्रीक्वेंसीज लिख लीजिए 12, 20, 35, 30 और 20। देखिए वैल्यूज ज्यादा बड़े नहीं है तो आप नॉर्मल वाले मेथड से, डायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं। तो एफ निकाल लीजिए, आप चाहे तो कर सकते हैं शॉर्टकट मेथड या फिर स्टेप डेविएशन से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ पे वैल्यूज ज्यादा बड़ा है नहीं तो हम लोग डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं। तो पहला वाला क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने से 240, फिर नेक्स्ट वाला कितना आएगा 1200, ये हो जाएगा आपका 3500, ये हो जाएगा आपका 4200 और ये दोनों मल्टीप्लाई करने से आपका होगा 4140। ठीक है, अब बस ऐड कीजिए एफ को। मैं आपको बताता हूँ वैल्यू ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 13280। ठीक है, और समेशन एफ भी चाहिए, सम एफ, सारे एफ को आप ऐड कीजिए तो 120 आएगा। ठीक है, अच्छा मीन का क्या फॉर्मूला होता है, समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई समेशन एफ। तो एफ एक्स का समेशन तो हमको पता ही है 13280 डिवाइडेड बाई समेशन एफ जो कि है 120। ठीक है, इन दोनों को अगर आप लोग डिवाइड करेंगे तो आप लोग को ये मिलेगा, अगर मैं सेकंड डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करूं तो आपको मिलेगा 110.67। तो ये होगा आपका। ठीक है, तो 3 मार्क आपको इसमें मिल जाएगा, ज्यादा बड़ा है नहीं, बस डिवीजन आपको थोड़ा ध्यान से करना है। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन। चलिए तो 2 क्वेश्चन है, पहले वाला देखते हैं। पहले फिगर बनाते हैं इसका, क्योंकि ये हाइट और डिस्टेंस ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है एप्लीकेशन का। चलिए देखेंगे। 2 वर्टिकल पोल्स आर देयर ऑफ डिफरेंट हाइट्स स्टैंडिंग 20 मीटर अवे फ्रॉम ईच अदर। मतलब क्या है,
अगर मैं मान लीजिए इसको ग्राउंड लेवल पकड़ लो तो मेरे पास दो वर्टिकल पोल्स है, ये हो गया एक, ये हो गया दूसरा, ठीक है। तो इनको नाम हम लोग दे सकते हैं, जैसे कि हो गया ए बी सी डी। इन दिनों के बीच में कितने का डिस्टेंस है, 20 मीटर्स का, ठीक है। तो चलिए मार्क कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल, ये हो गया पहले पोल का टॉप, फ्रॉम द फुट ऑफ द सेकेंड, ये हो गया आपका फुट ऑफ द सेकेंड, कितना दिया हुआ है एंगल ऑफ एलिवेशन, 60 डिग्री, मतलब ये हो गया हम लोग का 60 डिग्री, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द सेकेंड, ये हो गया आपका टॉप ऑफ द सेकेंड, फ्रॉम द फुट ऑफ द फर्स्ट, मतलब ये हो गया आपका फुट, तो मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा ये वाला जो कि दिया हुआ है कितना, 30, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स ऑफ द टू पोल्स, ठीक है। अब चलिए अप्लाई करते हैं। तो पहले इन ट्राइंगल ABD, इसमें क्या होगा, tan 60 कितना हो जाएगा आपका, AB by 20, तो AB क्या हो जाएगा, फिर AB हो जाएगा 20 into tan 60 मतलब √3, ठीक है। अभी नहीं सब्स्टिट्यूट करेंगे, √3 यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है तो वही वाला वैल्यू यूज करना है, कुछ दूसरा कुछ आपको नहीं लेना है, तो अभी नहीं करेंगे, एकदम लास्ट में जाके हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब चलिए दूसरे वाले में भी पहले कर लेते हैं। इन CBD में देखिए tan 30 कितना हो जाएगा, CD by BD, मतलब CD by 20, CD कितना हो जाएगा आपका tan 30 into 20, tan 30 कितना होता है 1/√3, मतलब 20 by √3, ठीक है, ये आ गया वैल्यू। अब इन दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, मतलब AB माइनस CD हम लोग को निकालना है, तो क्या हो जाएगा फिर 20√3 माइनस 20/√3, 20 को बाहर कॉमन लीजिए, अंदर होगा √3 माइनस 1/√3, यहाँ पे एलसीएम कर दीजिए ताकि रूट हट जाए, तो हो जाएगा 3 माइनस 1/√3, यहाँ पे आपको हो जाएगा 20 into 2 मतलब ये हो गया 40/√3, ठीक है। देखिए नीचे अगर डेसिमल वैल्यू लेंगे तो आपको दिक्कत होगा कैलकुलेशन करने में, तो इससे अच्छा क्या रैशनलाइज कर दीजिए, √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो होगा 40√3/3। अब यहाँ पे √3 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए 1.73, ठीक है। तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 69.2 डिवाइडेड बाय 3, जिस नॉर्मल डिवाइड कीजिए हो जाएगा आपका 23 सेकंड डेसिमल प्लेस तक 23.06 आपका आंसर होगा, और इसका यूनिट था मीटर्स में, मतलब ये हो गया आपका फाइनल आंसर 23.06 मीटर्स, ठीक है। मुश्किल नहीं है, आपको फिगर पता लग जाए फिर उसके बाद कैलकुलेशन तो आप लोग कर ही लेंगे ट्रिग्नोमेट्री से, नहीं। चलिए अभी देखेंगे और वाला पार्ट। बोल रहा है अ बॉय इज 1.7 मीटर टॉल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले ग्राउंड लेवल बनाते हैं, मान लीजिए ग्राउंड लेवल है, तो बॉय का जो हाइट है वो है 1.7 मीटर्स, ठीक है। इज स्टैंडिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, यही है, 50 मीटर अवे फ्रॉम अ बिल्डिंग। तो चलिए मान लीजिए ये मेरा हो गया बिल्डिंग, ठीक है। ऑब्वियसली बिल्डिंग का हाइट तो लड़के से बड़ा होगा ही, तो ये मान लीजिए बिल्डिंग है, ठीक है। अच्छा अब क्या बोल रहा है कि 50 मीटर अवे, तो मतलब ये डिस्टेंस 50 मीटर मान लेते हैं, मतलब यही दिया हुआ है, तो मान लिया यहाँ पे नाम देते हैं ABCD, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम हिज आई, तो ऑब्वियसली उसका आंख ऊपर की तरफ है, तो ए से अगर मैं अगर उसका लोकेशन हुआ आंख का मान लीजिए, तो क्या होगा फिर ये हो जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है ना। तो एंगल ऑफ एलिवेशन मेरा ये वाला होगा, ठीक है। हाँ तो कितना दिया हुआ है एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, तो ये मेरा 60 डिग्री हो गया। अब देखिए ये 50 है तो ये भी मेरा 50 होगा, और अगर AB से अच्छा इस पॉइंट को मान लेते हैं E, अगर AB 1.7 है तो ED भी 1.7 होगा, ठीक है। तो हम लोग को निकालना है इस पूरे बिल्डिंग का हाइट, इसका मतलब हुआ अगर कि मैं ये वाला हाइट अगर निकाल लूं CE, तो फिर 1.7 के साथ ऐड करेंगे तो मेरा पूरा बिल्डिंग का हाइट इजीली निकल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इस ट्रायंगल में मतलब ट्रायंगल CAE में ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग अप्लाई करते हैं, तो tan 60 कितना हो जाएगा CE by AE जो कि है 50, सो CE कितना है tan 60 होता है √3 into 50,
√3 का वैल्यू दिया हुआ है 1.73, अब बस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आना चाहिए 86.5 आना चाहिए। ठीक है, तो अगर मेरे को बिल्डिंग का पूरा हाइट चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, CE प्लस ED। सो CE मेरा है 86.5 और ED तो था 1.7, तो मतलब ये हो गया 88.2 और यूनिट था मीटर्स, तो ये हो गया मेरे बिल्डिंग का हाइट 88.2 मीटर्स। ठीक है, सिंपल है, समझ में आ गया। तो पहले दो सेक्शन हमारे हो गए कंप्लीट, तो अभी लास्ट सेक्शन पे चलेंगे, ठीक है, और पेपर को कंप्लीट करेंगे। चलिए, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ ताकि मुझे आसानी से सारे क्वेश्चंस दिखे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, द इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल शेल आर 3 and 5 respectively. It is melted and recast into a solid cylinder. Okay, मतलब वॉल्यूम वाला कंसेप्ट है, तो क्या होगा इसका वॉल्यूम, क्या होगा आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, एक्सटर्नल माइनस इंटरनल, क्योंकि ये हॉलो है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पे मेरा स्फेरिकल शेल का जो वॉल्यूम है वो क्या होना चाहिए, फिर क्या होता है फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब 4/3 पाई आर क्यूब, एक्सटर्नल वाला होगा 5 और इंटरनल वाला होना चाहिए 3। ठीक है, तो यहां से क्या कीजिए, 4π/3 को कॉमन लीजिए, अंदर होगा 5 क्यूब माइनस 3 क्यूब, तो हो जाएगा आपका 125 माइनस 27, डिफरेंस करेंगे तो ये होना चाहिए कितना होगा, बोलिए जल्दी बोलिए, ये आपका हो जाएगा 98। ठीक है, अब कैंसिल तो होगा नहीं, तो बस वहां पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 392 π/3, ऐसे ही रखते हैं अभी। ठीक है, अच्छा अब सिलेंडर का वॉल्यूम अभी निकालते हैं। ठीक है, तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा वो आपका जैसे कि πr²h, तो पाई को नहीं, बिल्कुल नहीं सब्स्टिट्यूट करेंगे, पाई के फॉर्म में रखिए। अच्छा r आपका कितना दिया हुआ है यहाँ पे, डायमीटर 14 है, मतलब r हो गया आपका 7, सो 7 स्क्वायर इंटू h मान लेते हैं सिलेंडर का हाइट, जो कि हम लोग को निकालना है। तो ये वाला वॉल्यूम जो है वो इस वाले वॉल्यूम के साथ इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ 49 पाई इंटू h इक्वल टू 392 π/3, पाई को दोनों साइड में कैंसिल कीजिए, सॉरी पाई को कैंसिल करना है, h को नहीं, गलती से हो गया। चलिए, तो h हो गया हम लोग का 392 डिवाइडेड बाय 3 into 49। ठीक है, देखिए अब ये दोनों को अगर हम लोग कैंसिल करेंगे तो ये आपका 7 से बिल्कुल जाएगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 56 और यहाँ पे आएगा आपका 7, सो 7 50 को कैंसिल करेगा 8 टाइम्स, मतलब हाइट आपका आ गया 8/3। आप चाहे तो इसको मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में मतलब रख सकते हैं, या आप अगर चाहे तो डेसिमल भी दे सकते, डेसिमल में अगर देंगे तो होगा 2.67 और आपका यूनिट कितना था सेंटीमीटर्स, ये आपका हो गया हाइट। ठीक है, अच्छा अब क्या पूछ रहा है, टोटल सरफेस एरिया में हम लोग को पूछ रहा है निकालने के लिए, निकालते हैं। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हम लोग को पता ही है क्या होता है सिलेंडर का, 2πr into r plus h, तो हो गया 2 into 22/7, पाई उन्होंने 22/7 मेंशन किया हुआ है, रेडियस 7 है, 7 प्लस हाइट अभी निकल चुका है, पर यहाँ पे जब आप हाइट सब्स्टिट्यूट करेंगे आप एग्जैक्ट वैल्यू को रखिए, राउंडेड अप वैल्यू को मत लीजिए, नहीं तो एरर आ जाएगा। ठीक है, आंसर में तो ऐसे ही 8/3 रख सकते हैं। यहाँ पे कैंसिल कीजिए तो होगा 44, यहाँ पे एलसीएफ करेंगे तो होगा 21 प्लस 8/3, मतलब आ गया 44 into 29/3। 44 और 29 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1276, और इसको डिवाइड करेंगे और अगर सेकेंड डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करेंगे तो आपका हो जाएगा 425.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट बिल्कुल मत भूलिएगा आंसर में, नहीं तो आपके मार्क्स जाएंगे उसकी वजह से, तो बिल्कुल भी मार्क्स नहीं देना है। ठीक है, हम लोग को टारगेट करना है फुल 40, तो ये आपका हो गया टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। क्या बोल रहा है कि प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, तो मान लीजिए ये सर्कल है, मान लीजिए ये हो गया दो एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट है, मान लीजिए इनको नाम देते हैं ए बी और ये पी। ठीक है, क्या बोल रहा है, हमको दिखाना है कि इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो इज सप्लीमेंटरी टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट टू द सेंटर। अच्छा, तो मान लीजिए सेंटर ओ है, मतलब ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है ये होगा सप्लीमेंट्री, ये दिखाना है। ये 4 मार्क का क्वेश्चन है ही नहीं, ये 2 मार्क का क्वेश्चन होना चाहिए, बहुत ही सिंपल है।
पहले आप ये बोलिए कि एंगल OAP होगा 90, फिर आप बोलिए एंगल OBP होगा 90। रीजन आपको पता ही है, एंगल बिटवीन, रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस, बताइए आपको। अच्छा, अब क्या करना है, बस इस OAPB जो कि क्वाड्रिलेटरल है उसमें बस आप एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई कर दीजिए, आपका अपने आप हो जाएगा। बिल्कुल इजी, आसान सा सवाल है, ठीक है। तो आपका हो गया एंगल AOB प्लस एंगल OAP प्लस एंगल OBP प्लस एंगल APB इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ पे मेंशन कीजिए कि आप एंगल सम प्रॉपर्टी क्वाड्रिलेटरल वाला आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या करना है, और दो सब, ये 90 है ये 90 है, दोनों को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो AOB प्लस एंगल APB आपका हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 180, मतलब हो गया 180। तो दोनों हो गए सप्लीमेंट्री, बस इतना ही था, बहुत सिंपल सम था, ठीक है। तो पहला वाला पार्ट बिल्कुल क्लियर है। तो चलिए अब देखते हैं दूसरा वाला। तो यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, हमको दिखाना है PTQ जो कि ये वाला एंगल है, इज ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ, मतलब इसका ट्वाइस है। ये भी बहुत ही आसान सवाल है, ये भी 4 मार्क का क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे आप क्या कीजिए, इस वाले एंगल को मार्क कीजिए 1, इस वाले एंगल को मार्क कर लेते 2, ठीक है। अच्छा अब देखिए एंगल TPO जो है वो तो 90 है, सेम लॉजिक, एंगल बिटवीन आप लिख लीजिए यहाँ पे कि टेंजेंट और रेडियस का जो एंगल है वही है। अब देखिए यहां से TPO को अगर मैं ब्रेक करूं तो लिख सकता हूं एंगल 1 प्लस एंगल OPQ। एक्चुअली मेरा टारगेट है OPQ निकालना चाहता हूं मैं, तो OPQ कितना हो जाएगा फिर 90 माइनस एंगल 1, ठीक है ना, सिंपल है। अब ये जो TPQ जो ट्रायंगल है उसमें बस एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, एंगल PTQ प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए क्योंकि PT और TQ इक्वल है, टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट यहाँ पे लिखिएगा, तो ये एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होंगे, क्योंकि ये क्या है, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। हमको पता ही है कि अगर कोई भी ट्रायंगल में 2 साइड इक्वल होंगे तो उसके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे एंगल और एंगल 2 इक्वल है, बस यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कीजिए, एंगल 2 को एंगल 1 के हिसाब से सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो आपका एंगल PTQ जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा फिर 180 माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल 1। अगर मैं यहाँ पे कॉमन ले लूं 2 को तो हो जाएगा 90 माइनस एंगल 1। तो 90 माइनस एंगल 1 क्या था, OPQ, तो आप 90 माइनस एंगल 1 की जगह पे OPQ लिख दीजिए, बस हो गया आपका एंगल PTQ इज ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ, ठीक है। तो 4 मार्क आपको इजीली मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो 12 तक सबका क्लियर है। तो आपका मेन जो लॉन्ग टाइप के भी 2 क्वेश्चंस क्लियर है, बस 2 केस स्टडी क्वेश्चंस बाकी है, वो देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं, तो बाकी दोनों क्वेश्चंस आपको यहाँ से दिखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। तो बेसिकली यहाँ पे थोड़े इंफॉर्मेशन दिया आपको, मैं जस्ट बोल देता हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली जो दिया हुआ है, यहाँ पे एक चेक पोस्ट है जहां जिसके टॉप पे, मतलब यहाँ पे एक गार्ड है, ठीक है। अब वो यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है कि दूर से एक बोट आ रहा है, मान लीजिए ये मेरा बोट है, ठीक है। तो ये मेरा सी का लेवल हो गया, ठीक है। तो उसको ऊपर से, अच्छा इसका हाइट दिया हुआ इस टावर का वो है 240 मीटर्स, ठीक है। तो इस जो वो एक कोई भी मेजरमेंट करने का इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहा है, तो उसको जो दिख रहा है वहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन दिख रहा है उसको, उस बोट का ऊपर से 30 डिग्री, मतलब ये हो गया 30, ठीक है। तो ऑल्टरनेट एंगल ये भी 30 होगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा तो पहला वाला ये होगा आपका रफ फिगर, यहाँ पे बोला है ना पहले पार्ट में कि आपको लेबल फिगर बना, तो ये आप लेबल फिगर आप बना दीजिए। उसके बाद क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द बोट फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, मतलब ये निकालना है, ठीक है, सिंपल है। तो मान लीजिए इसको AB नाम दे देते हैं, ठीक है। चलिए तो इन ट्रायंगल ABC अप्लाई करते हैं ट्रिग्नोमेट्री, तो tan 30 क्या हो जाएगा BC, मतलब 240 डिवाइडेड बाई AB, ठीक है। तो AB क्या हो जाएगा फिर 240 डिवाइडेड बाई tan 30, tan 30 कितना होता है 1/√3, मतलब ये हो जाएगा 240√3, हो गया, मेरा पहला वैल्यू निकल गया, पहला पार्ट खत्म। दूसरा वाला देखिए क्या बोल रहा है, आफ्टर 10 मिनट्स द गार्ड ऑब्जर्व दैट द बोट वाज अप्रोचिंग टुवर्ड्स द टावर की तरफ वो बोट जा रहा है, ठीक है। सो and its distance from the tower is reduced by
240 इंटू √3 मतलब डिस्टेंस रिड्यूस कर रहा है, मान लीजिए और 10 मिनट बाद यहाँ पे मान लेते हैं, इस पॉइंट को डी मान लेते हैं, ठीक है। उस टाइम पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो हम लोग को पूछ रहा है कि यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो पहला बात तो ये कि अगर उसका डिस्टेंस रिड्यूस हो रहा है, कितना कितना रिड्यूस हुआ है, इतना रिड्यूस हुआ, तो अभी उसका डिस्टेंस कितना होना चाहिए पर, इसका मतलब तो डीबी मेरा क्या होगा, पहले था 240 √3, यहां से रिड्यूस हो गया 240 √3 माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ब्रैकेट के अंदर देखिए मेरा कितना आएगा 240 √3 माइनस 240, ब्रैकेट को खोल दीजिए, ठीक है। तो मेरा कुछ ऐसा आना चाहिए, तो यहाँ पे 240 √3 कैंसिल हो रहा है और मेरा वैल्यू आ गया मेरा 240, ठीक है। मतलब ये डिस्टेंस भी मेरा 240 हो गया, ठीक है। तो अब देखिए मैं अगर ट्रिग्नोमेट्री इस ट्रायंगल में अप्लाई करूं, मतलब CDB में, तो tan, इसको मान लीजिए थीटा मान लेते हैं, tan थीटा कितना होगा, CB मतलब 240 बाई DB, 240 मतलब 1, किसका tan होता है 145 डिग्री का, मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा, डिप्रेशन 45 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा 45 डिग्री सेकंड वाले पार्ट का। तो ये मेरा है क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। चलिए अभी बस लास्ट वाला क्वेश्चन बाकी है, इस पे चलते हैं। थोड़ा सा मैं स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ ताकि लास्ट वाला क्वेश्चन हम लोग को दिखे, ठीक है। पहले मैं इसको समझाता हूँ क्वेश्चन में कि क्या यहाँ पे बोल रहा है। तो बेसिकली कि यहाँ पे ये बोल रहा है, मैं जिस्ट बोल देता हूँ, आप पढ़ सकते हैं बाद में डिटेल्स। तो एक जो लड़का है ये पुशअप कर रहा है प्रैक्टिस के लिए, वो इनिशियली अभी क्या कर रहा है, 1 घंटे में 3000 पुशअप वो कर ले रहा है। उसका टारगेट है 3900 पुशअप करने का 1 घंटे में, ठीक है, ये उसका टारगेट है। अब क्या बोल रहे हैं हम लोग को क्वेश्चन कि आप इस सिचुएशन का ध्यान में रख के एक एपी बनाएं, ठीक है। देखिए तो अगर इनिशियली मैं पहला दिन उसका अगर मान लो, देखिए फर्स्ट डे बोल रहा है 3000 मार रहा है, ठीक है। चलिए तो अगर पहले दिन में 3000 कर रहा है और हर एक दिन वो 5 पुशअप करके बढ़ा रहा है, ठीक है, तो अगले दिन क्या हो जाएगा 3005, फिर उसके अगले दिन क्या होगा 3010, ऐसे करके चलता रहेगा। तो यही मेरा रिक्वायर्ड एपी है, ठीक है। तो एपी मेरा बन चुका है। अब क्या बोल रहा है, hence find the minimum number of days he needs to practice before the day his goal is accomplished। मतलब उसका गोल है 3900, मतलब an हो गया 3900। फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 3900। तो a कितना हो गया, कितना दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म क्या है 3000, ठीक है, और n माइनस 1 में कॉमन डिफरेंस हो गया यहाँ पे 5 आपका, ठीक है। पहले डिफरेंस कीजिए, तो 5n माइनस 5, 3000 उस साइड में जाएगा तो सब्ट्रैक्शन करने के बाद 900 आएगा, तो 5n हो जाएगा 905, तो n कितना हो जाएगा फिर 181। पर क्वेश्चन में पूछा कि मिनिमम कितना दिन चाहिए 3900 करने तक, पहुंचने तक। अब देखिए पहला वाला दिन में तो वो 3000 कर ही रहा था, तो इस पहले वाले दिन को हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते, इस वाले दिन को नहीं। उसके बाद और कितने दिन चाहिए, मतलब अगर 181 मेरा n का वैल्यू है तो मुझे टोटल चाहिए n माइनस डेज, क्योंकि पहला वाला दिन ऑलरेडी हो चुका है, उसको हमको कंसिडर नहीं करना है। तो सब उसको टोटल चाहिए 181 माइनस 1 डेज, मतलब 180 डेज चाहिए उसको 3900 में पहुंचने तक। ये हो गया आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट। अब दूसरे वाले पार्ट में क्या पूछ रहा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पुशअप्स परफॉर्म्ड बाय नितेश अप टू द डे हिज गोल इज अचीव। मतलब टोटल एकदम फर्स्ट डे से लेके जब तक नहीं उसको 3900 हो रहा है तब तक, मतलब 181 डेज का टोटल पूछ रहा है। मतलब क्या है, सम ऑफ एपी एस एन मेरे को निकालना है, एस 181 निकालना है। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, n by 2 181/2 इंटू ट्वाइस ऑफ a, मतलब ट्वाइस ऑफ 3000 प्लस n माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 181 माइनस 1 180 इंटू डी, डी कितना है 5, बस कैलकुलेट करना है। सो 181/2 ये हो गया आपका 6000 प्लस कितना होगा ये वैल्यू आपका 180 इंटू 5 आपका हो जाएगा 900। अच्छा इनको इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा फिर 6900, 2 से डेफिनेटली ये डिवाइड होगा, ये आपको डिवाइड करने से आ जाएगा 3450। बस अब मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 624450, मतलब 6,24,450। काफी पुशअप्स मारे उसने, तो मतलब ये आपका हो गया टोटल पुशअप्स उसके, ठीक है। तो ये था आपका सीबीएसई का सेकेंड टर्म का सैंपल पेपर।
पर इस वीडियो को खत्म करने से पहले चलिए आप थोड़ा सा एक आइडिया ले लेते हैं कि कितना टाइम हमको हर एक क्वेश्चंस में देने हैं और किस तरीके से हम अच्छे से टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर पेपर के लिए। तो हमारे हाथ में कितने हैं, 2 घंटे, मतलब 120 मिनट। ठीक है, पैरा सेक्शन में आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं, 6 क्वेश्चंस करने हैं। एक एक क्वेश्चन 2 नंबर का, ज्यादा छोटा क्वेश्चन है, मान लीजिए मैं 2 मिनट करके मान के चलता हूँ। ठीक है, तो 2 मिनट करके भी अगर मान के, अच्छा 2 मिनट, चलिए मैं बढ़ा देता हूँ, 3 मिनट कर देता हूँ, चलिए तो कितना हो गया, 18 मिनट। चलिए राउंड ऑफ करके 20 मिनट्स पकड़ते हैं, वो भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, सेक्शन बी में कितने क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन कितने का है, 3 मार्क का। तो मान लीजिए मैं एक एक 4 मिनट करके भी अगर पकड़ू तो आपका 4 क्वेश्चन में कितना आना चाहिए, 60 मिनट्स। चलिए मैं बढ़ा के इसको करता हूँ 20 मिनट्स। ठीक है, और जो लास्ट वाला है सेक्शन सी, उसमें आपका कितना है, 4 क्वेश्चन करने, एक एक क्वेश्चन में अगर 4 मार्क का है तो मान लेते हैं, चलिए 5 मिनट करके मान लेते हैं। ठीक है, 5 मिनट करके मानते हैं, तो 5 मिनट करके भी अगर मानेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा फिर, 20 मिनट्स। ठीक है, ठीक है, तो फिर भी आपका 60 मिनट्स जा रहा है, आपके पास कितना है, 120 मिनट्स। तो टाइम की कोई दिक्कत नहीं है, आपको रिवीजन का भी टाइम मिलेगा, हाँ पर डेफिनेटली अब सोचने में भी टाइम लगता है। तो ये ध्यान में रखिए, आप जब अटेम्प्ट कर रहे हैं क्वेश्चंस को, जो क्वेश्चंस आपको पहले आते हैं आप पहले अटेम्प्ट कीजिए। बिल्कुल आपको ये कोई ऑर्डर फॉलो नहीं करना है, जो आपको लग रहा है दिक्कत हो सकता है उसको लास्ट में अटेम्प्ट कीजिए। टाइम आपको बहुत मिलेगा, लिखिए, पूरे वर्किंग क्लियरली दिखाइए और टारगेट कीजिए 40 लाने का। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक, बाकी हम लोग बाकी के टॉपिक्स हम लोग दूसरे वीडियोस में देखेंगे। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।